जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। एक बार पुनः हमारा चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में आपका पुनः स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको सीटेट क्वालिफाइड करने के विभिन्न महत्वपूर्ण टिप्सों को बताया था। आप उन टिप्स के माध्यम से सीटेट को आसानी से क्वालिफाइड कर सकते हैं। साथियों, मैंने भी इन्हीं टिप्स और कुछ परिश्रम के बल पर पहले ही अटेम्प्ट में 2011 में ही बीटेट पास किया और उसी आधार पर पुनः सीटेट को एक ही अटेम्प्ट में पास किया था। साथियों, आप हमारा वो वीडियो अवश्य देखेंगे। पिछले वीडियो में आपको भाषा शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट और कई सारे वीडियो हमने आपके लिए दिया है और आज पुनः आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जिसमें से आपके परीक्षा में 5 प्रश्न निश्चित रूप से पूछेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, आप स्किप ना करें, शुरू से अंत तक बने रहें और ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को क्या सुधार करना चाहिए? पहला ऑप्शन है मुक्त अनुशासन, दूसरा है शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग, तीसरा है रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम का होना और चौथा है उपयुक्त सभी। साथियों, आप एक शिक्षक के रूप में आप ध्यान दे के देखें। आप अपने आप को एक शिक्षक मानिए और नापिए। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षक को मुक्त अनुशासन प्रदान करना होगा, अर्थात विद्यार्थी को, छात्रों को ये ना लगे कि हम अनुशासन से बंधे हैं। उन्हें जो है माने बंधा हुआ प्रसन्नता महसूस ना होना चाहिए। उन्हें एकदम मुक्त अनुशासन मिलना चाहिए, अर्थात उन्हें खुली आज़ादी मिलना चाहिए सोचने विचारने के लिए। ये ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा, आप जो है अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक उपकरणों अर्थात टीएलएम का अधिक से अधिक उपयोग करें, ये भी आवश्यक है। दूसरा, आपका पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण होना चाहिए, अर्थात इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि हमारा ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए हमारा उपयुक्त ये जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा ये उत्तर नंबर 1 जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकते हैं? देखिए, बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकते हैं? अनुकरण से, अभ्यास से, उचित व्यवहार से या याद रखने से? दोस्तों, बालक जो है देख देख कर सीखते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा अनुकरण से। बालक जो है वो देख देख के ही सीखते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण से। तीसरा, एक सफल शिक्षक वो है जो, साथियों तीसरा प्रश्न है, एक सफल शिक्षक वह है जो शांत रहता है तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, भी सहनशील होने के साथ साथ अधिनायकवादी दृष्टिकोण रखता है, अधिनायकवादी। तीसरा, कक्षा में जाने से पूर्व पढ़ाए जाने वाले पाठों अथवा विषय वस्तु की पूरी योजना तैयार कर लेता है, विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखिए, ये जो अधिनायकवादी दृष्टिकोण रखता है ये तो निगेटिव हो गया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था निगेटिव और पॉजिटिव को जो है जानने का, कि कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में प्रयोगात्मक, ये भी एक तरह का निगेटिव है। तीसरा, शांत रहना भी जो है एक तरह का निगेटिव ही आता है। तो हमारा 3 जो है ए, बी और डी 3 निगेटिव टाइप का हो गया। ये हमारा सी ही सही होगा, यहाँ सकारात्मक है। और ऐसे भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप देखा जाए तो शिक्षक को अपने क्लास में जाने से पूर्व उसको क्या पढ़ाना है, विषय वस्तु को और किस तरह व्यवस्था करनी है, पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। यही एक सफल शिक्षक का गुण है। आप लोग भी कल एक शिक्षक बनेंगे, हमारी कामना है, तो आप में भी ये गुण होनी चाहिए। ठीक। चौथा प्रश्न है, समवेगावस्था में कौन सी शक्ति समाप्त हो जाती है?
संवेगावस्था मान संवेग की अवस्था में कौन सी शक्ति समाप्त हो जाती है? पहला है विचार करने की, क्रोध करने की, उचित व्यवहार शक्ति या उपर्युक्त सभी। साथियों, जब व्यक्ति संवेग अवस्था में होता है तो उसका जो है विचार करने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोलें, क्या करें, क्या ना करें। उनको विचार करने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो संवेगावस्था में कौन शक्ति समाप्त हो जाती है? तो विचार करने की। इसे रख लें, याद कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न हम देखेंगे। संवेगों का संबंध होता है। अभी आपने देखा कि संवेग की अवस्था में विचार करने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। अभी का प्रश्न है कि संवेगों का संबंध होता है, किससे होता है? मूल प्रवृत्तियों से कि अभिवृत्ति से कि मनोवृत्ति से? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा मूल प्रवृत्ति से। संवेगों का जो संबंध होता है वो मूल प्रवृत्ति से होता है। अब देखिए अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। उत्तेजित दशा में हमारा किस प्रकार का व्यवहार बदल जाता है? बाहरी व्यवहार कि आंतरिक व्यवहार कि उपर्युक्त दोनों या समान व्यवहार? साथियों, जब हम उत्तेजित दशा में होते हैं तो हमारा बाहरी व्यवहार भी और आंतरिक व्यवहार दोनों बदल जाता है। इसलिए हमारा वो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ उपर्युक्त दोनों, माने आंतरिक और बाहरी व्यवहार दोनों बदल जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है। प्रभावशाली शिक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम VVI है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए एक शिक्षक को किस तरह का ज्ञान आवश्यक है? पाठ्य विषय संबंधी अंतर्वस्तु का ज्ञान, शिक्षा शास्त्र संबंधी अंतर्वस्तु का ज्ञान, पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान, उपयुक्त सभी। देखिए, एक जो प्रभावशाली शिक्षक होता है, जो इफेक्टिव डालता है, उसको जो है सभी तरह का नॉलेज होना चाहिए, सभी तरह का अनुभव होना चाहिए। तो उनको अपना जो पाठ्य विषय है उनको उसका ज्ञान होना चाहिए कि पाठ्य विषय में अंतर वस्तु, उस सिलेबस पाठ्य वस्तु में अंतर में क्या बात है, माने उसके अंतर्गत क्या क्या बात आती है। दूसरा, पेडागोजी से संबंधी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण शास्त्र का ज्ञान। उसके बाद सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है एक प्रभावशाली शिक्षण के लिए। तो प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक को इन तीनों गुणों का जो है ज्ञान रखना आवश्यक है। इसलिए हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर 8 है। संवेग की विशेषता है। संवेग की विशेषता है, क्या विशेषता है? देखिए, संवेग की जो विशेषता होगी, अभी आपने देखा था, संवेग की अवस्था में मनुष्य जो है विचार करने की क्षमता खो देती है। तो संवेग की विशेषता क्या है? व्यापकता है कि तीव्रता है कि व्यक्तिगता है या ये सभी? तो साथियों, हमारा उत्तर होगा ये सभी। संवेग की ये सारी विशेषता है, व्यापकता, तीव्रता और व्यक्तिगता, माने पर्सनालिटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अधिगम स्थिति के प्रति प्रक्रिया है। अधिगम मीन्स लर्निंग की स्थिति की प्रति प्रक्रिया, माने अनुक्रिया क्या है? निष्क्रिय है कि सक्रिय है कि स्थिर है या अस्थिर है? जब हम अधिगम करते हैं तो अधिगम एक का जो प्रतिक्रिया होता है वो सक्रिय होता है, एकदम एक्टिव होगा। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ हमारा उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9। बालक के अधिगम का स्थान, माने बालक कहाँ अधिगम करता है, कहाँ वो लर्निंग करता है, माने कहाँ वो सीखता है? तो विद्यालय में, घर में, समाज में या सभी? साथियों, अधिगम का स्थान विद्यालय भी है, घर भी है, समाज है। विद्यार्थी जो होता है, जो बालक होता है, वो सबसे पहला उसका विद्यालय तो जो है घरे होता है। घर के बाद वो विद्यालय में घर के बाद वो समाज में सीखता है, फिर विद्यालय में सीखता है। तो अधिगम के लिए उनका विद्यालय भी होगा, घर भी होगा, समाज भी होगा। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 11 हम देखेंगे। बालक में अधिगम की शुरुआत होती है। फिर देखिए, बालक में जो अधिगम माने लर्निंग की जो शुरुआत होगी कब से होगी? बाल्यावस्था से होगी कि किशोरावस्था से होगी कि शैशवावस्था से होगी या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बालक जब जन्म लेता है
जब पैदा होता है, जब वो शैशव अवस्था में होता है, तब से ही कुछ ना कुछ वो सीखते जाता है, अनुभव के साथ देखकर सुनकर वो सीखता है। तो सीखने की प्रक्रिया जो है शैशव अवस्था से ही चालू हो जाती है। तो अधिगम की शुरुआत कब से होती है? शैशवा अवस्था से। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षण तथा अधिगम से छात्रों में किन गुणों का विकास होता है? जब विद्यालय में शिक्षण और अधिगम होता है तो बालक में किन गुणों का विकास होता है? देखिए, विद्यालय में बालक में किन गुणों का विकास होता है? पहला होता है बालक के ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। मान्यताओं का विकास करने में शिक्षण अधिगम सहायक होता है। शिक्षण तथा अधिगम छात्रों के व्यवहार का अनुकूल करते हैं या उपर्युक्त सही। देखिए, विद्यालय एक ऐसा जगह है जहाँ बालकों का ज्ञान का भंडार में वृद्धि होता है, कई तरह की जो मान्यता है उसका विकास होता है, शिक्षण अधिगम में विकास होता है। इसलिए ये सभी उत्तर सही होगा। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के साथ। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। विद्यालय में सभी तरह का जो है बालकों में ज्ञान का अभिवृद्धि होता है, विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा बाह्य प्रभाव के कारण करता है। दूसरे की इच्छा तो बाह्य प्रभाव हो गया ना, बाह्य प्रभाव जो है दूसरे की इच्छा बाह्य प्रभाव हो गया, कारण करता है। ऐसा किस परिणाम होता है? सकारात्मक परिणाम है कि नकारात्मक परिणाम है या आंतरिक परिणाम है या सभी? देखिए, बाह्य प्रभाव है, ये सकारात्मक नहीं होगा, ये होगा नकारात्मक। इसलिए हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, नकारात्मक। जहाँ भी बाहरी प्रभाव की बात होगी वो नकारात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। अभिप्रेरणा से छात्रों को क्या लाभ होता है? ऑप्शन नंबर ए, उत्साह बढ़ता है। दूसरा है बुद्धि बढ़ती है। सी, मार्गदर्शन मिलता है, या ये सभी? देखिए, अभिप्रेरणा से छात्रों में उत्साह बढ़ता है। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, अभिप्रेरणा से छात्रों में उत्साह बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? भयमुक्त, नीरस, शांत या उल्लासपूर्ण? साथियों, अगर कक्षा का वातावरण अगर डरा रहे, बच्चे अगर शिक्षक से डरने लगे तो वहाँ फिर जो अधिगम की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। फिर नीरस होगा, माने कोई इंटरेस्ट नहीं, बच्चे को अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर शिक्षण की प्रक्रिया अच्छी से नहीं हो पाएगी, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। शांत वातावरण में भी नहीं हो सकता, ज़्यादा उल्लासपूर्ण वातावरण नहीं हो सकता है। तो ये होना चाहिए, सही सटीक उत्तर होगा भयमुक्त। ये भयमुक्त पॉजिटिव है कि कक्षा का शिक्षण प्रक्रिया एकदम भयमुक्त होना चाहिए, तब जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वे उसके लिए टॉफ़ी लाएंगे। किस प्रकार का चिंतन है? देखिए, जब भी बच्चा छोटा होता है, जब उसके माता पिता बाहर रहते हैं और उनको लगता है कि मेरे माता पिता बाहर गए हैं, फिर घर आएंगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाएंगे, इस तरह की वो कल्पना करता है। ऐसी कल्पना को क्या माना गया है? ऐसा जो है कल्पना का स्पष्ट है, कल्पना है, ये होगा कल्पनात्मक। हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कल्पनात्मक। प्रश्न नंबर 17 है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर है सामाजिकता पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर, या परिवार पर, या संस्कृति पर? देखिए, सभी में सीखने की जो योग्यता होती है, उनका जो क्वालिटी होता है, उनका जो क्वालिफिकेशन होता है, उसका जो क्षमता होता है, वो क्या है? वो उनका अपना पर्सनल डिफरेंसली होता है, उनका व्यक्तिगत भिन्नता होता है। एक ही माँ बाप के अलग अलग संतानों की सीखने की क्षमता अलग अलग होता है। एक ही परिवार में सभी के सीखने की क्षमता, सभी की बुद्धि अलग अलग होती है। एक ही समाज में सबकी अलग अलग बुद्धि होती है, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो ये जो है जाएगा, सटीक आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक
सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? फ्राइड ने, क्लार्क हल ने, यंग ने, मिलर ने। तो हमारा जो उत्तर होगा वो फ्राइड जाएगा। फ्राइड जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इसी ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत को विकसित किया था। प्रश्न नंबर 19, शिक्षण का प्रथम चरण है पहले से योजना बनाना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पाठ्य सामग्री को संगठित करना। तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। साथियों, शिक्षण का जो प्रथम चरण है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? पहले से योजना बनाना चाहिए कि हमको किस तरह शिक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देना है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ए के साथ। हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि पहले से योजना बनाना। अब प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न है, यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा नहीं तो यह कहा जाएगा पढ़ा नहीं, याद नहीं किया, शिक्षण नहीं हुआ, परीक्षा नहीं ली गई। साथियों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि अधिगम की प्रक्रिया शून्य हो, अगर विद्यार्थी कुछ नहीं सीखा है तो ये दोष विद्यार्थी पे नहीं जाता है, ये दोष जाता है शिक्षण व्यवस्था पर, शिक्षण शैली पर। यदि शिक्षण के दौरान छात्र कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी याद नहीं किया तो ये सटीक ऑप्शन होगा शिक्षण ही नहीं हुआ। शिक्षण नहीं हुआ, सारा दारोमदार जो है टीचिंग प्रोसेस या मैनेजमेंट पर पड़ता है। तो सटीक उत्तर होगा शिक्षण नहीं हुआ। ये वीवीआई प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको जो है दिमाग में रख लें। इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रशंसा और निंदा। प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है, अनुशासन की, बुद्धि की, शरीर की या इन सभी की। देखिए, प्रशंसा और निंदा ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स में आता है। तो प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणा है। प्रशंसा और निंदा दोनों प्रेरणा है। ये क्या बालकों में क्या वृद्धि करता है? तो वृद्धि करता है अनुशासन का, डिसिप्लिन का वृद्धि करता है। प्रशंसा और निंदा से बालकों में अनुशासन की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, आवेश में आ जाने भड़क उठने की दशा को क्या कहते हैं? देखिए, आवेश है, आवेश में आ जाने भड़क उठने की दशा को क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेग, भाव, मूल प्रवृत्ति। साथियों, इसका उत्तर होगा संवेग। हम संवेग से संबंधित आज कई प्रश्नों को हमने सोल्व किया है। संवेग बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीडीपी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए। संवेग पर आधारित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 23वां है, सीखने के प्रमुख नियमों के प्रतिपादक थे। सीखने के प्रमुख नियमों के प्रतिपादक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीखने के नियम, हमारा ऑप्शन होगा ए थार्नडाइक, बी कोहलर, वाटसन या जेम्स। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक थे थार्नडाइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सीखने के नियम से संबंधित 1-2 प्रश्न अवश्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो थार्नडाइक ने सीखने के नियम का जो है प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, एक शिक्षक अपने विषय के प्रस्तुतिकरण के समय अभ्यास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। शिक्षक द्वारा अपनाया गया शिक्षण का यह प्रकार है अनुदेशन, कक्षा शिक्षण, प्रशिक्षण, कक्षा में अधिगम वातावरण उपस्थित करना। साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है? एक शिक्षक अपने विषय के प्रस्तुतिकरण के समय अभ्यास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को पर्याप्त अवसर देना चाहिए। शिक्षक द्वारा अपनाया गया यह शिक्षण क्या कहलाता है? ये प्रशिक्षण है, ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है। यही हमारा साथियों अगला और अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न, किसी बालक को कक्षा शिक्षण गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह
विद्यार्थियों को समय समय पर सचेत करें, समय समय पर दंडित करें। ये तो होगा, दंडित तो आपका हो गया नेगेटिव, ये तो होगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा। सी, सकारात्मक प्रेरकों का समय समय पर उपयोग करें। देखिए सकारात्मक बात होती है, पॉजिटिव बात हो रही है। हमने पिछले ही वीडियो में बता दिया है नेगेटिव और पॉजिटिव वर्डों का चयन के लिए। डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों में आत्म गौरव तथा आत्मसम्मान का विकास करें। साथियों एकदम स्पष्ट है, यहाँ पॉजिटिव वर्ड्स आ गया, सकारात्मक प्रेरक, ये ही हमारा उत्तर होगा। किसी बालक को कक्षा शिक्षण गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने हेतु शिक्षकों को चाहिए कि वह सकारात्मक प्रेरकों का समय समय पर उपयोग करें। इसी के साथ हमारा ये 25 प्रश्न पूर्ण होता है। इन 25 प्रश्नों में आपका 4 से 5 प्रश्न अवश्य परीक्षा में रहेंगे। आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपके लिए हमने कई वीडियो पहले भी डाला था, आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिसमें से टिप्स है, शिक्षण शास्त्र के बारे में दिया हुआ है, CTP का वीडियो है, पिछले बार की जो एग्ज़ाम हुई थी 31 जनवरी 2021 को, उनका प्रश्न का हल दिया हुआ है। साथियों, आप लोगों से पुनः गुजारिश है, हमारा जो चैनल है जो आपकी सेवा में तत्पर है, बिहार ज्ञान चक्षु, उन्हें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। हमारा मानना है और हमारी इच्छा है कि आप इस बार सीटेट को क्वालिफाई करें और भारत में शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दें, ताकि भारत पुनः विश्व में विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।